हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइलेंट लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 4 मानव विकास है उसके बारे में हम जानेंगे। हम रीड के लिए साइकोलॉजी की यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम मानव विकास की परिभाषाएं, मानव विकास कैसे होता है, उस पर कौन कौन से तत्वों का प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा मानव विकास के जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि मानव विकास आखिर होता क्या है। तो देखिए, जो विकास होता है वो अनुकूलित, समायोजित और व्यक्ति को क्षमतावान बनाने की प्रक्रिया है। देखिए, शुरू में जो मानव होता है वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्षमताएं आती रहती हैं और वह उन क्षमताओं को अर्जित करके अनुकूलित होता है वातावरण के साथ, तथा समायोजित होते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेता है। इसी प्रकार ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और बाद में वह दूसरों के विकास में सहायक बन जाता है। तो शुरुआत में व्यक्ति खुद दूसरों पर निर्भर होता है, उसके बाद में वह आत्मनिर्भर होता है और फिर वह दूसरों के विकास में सहायता देता है। अब विकास की कुछ प्रमुख परिभाषाएं आती हैं, जिनमें सबसे पहली परिभाषा है गेसेल की। गेसेल ने कहा है कि विकास अभिवृद्धि के संप्रत्य की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक तीनों रूपों शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास की सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। यानी केसल कहते हैं कि जो विकास होता है वो अभिवृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक है। इसके अलावा जो विकास होता है उसको शरीर रचना के माध्यम से, शरीर क्रिया के विज्ञान के रूप में, इसके अलावा जो व्यवहार का मापन करते हैं हम, वो विकास के अंदर आता है। तो विकास मुख्यतः शरीर की रचना से, शरीर की क्रिया से और तीसरा व्यवहार के द्वारा मापा जाता है। और जो व्यवहारात्मक संकेत होते हैं वो विकास के सर्वाधिक व्यापक संकेत होते हैं। यानी अगर फैक्चुअल माने तो हम जो व्यवहार के माध्यम से हमें विकास पता चलता है वो सबसे प्रूफेबल होता है, वो सबसे परिमाणात्मक होता है और वह सबसे परिचायक होता है। अगली परिभाषा ईबी हरलॉक की है। विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। यानी हरलॉक कहते हैं कि जो विकास होता है वो एक लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होता है। और वो लक्ष्य क्या होता है कि परिपक्वता को प्राप्त करना। अगर कोई व्यक्ति परिपक्व होता जा रहा है कर्मिक रूप से तो वह विकासशील है। यानी हर एक व्यक्ति परिपक्व होता है अनुभवों के माध्यम से, यानी हर एक व्यक्ति विकास करता है। फिर हर्बर्ट सोरेनसन कहते हैं कि विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। यानी कुल मिलाकर हर्बर्ट सोरेनसन ये कहना चाहते हैं कि जो विकास है वो अभिवृद्धि की तुलना में गुणात्मक है। अभिवृद्धि को हम मात्रात्मक मान सकते हैं, परिमाणात्मक मान सकते हैं, जबकि जो विकास होता है उसकी प्रकृति गुणात्मक होती है और यह विशिष्टता का द्योतक होता है। फिर इरा गॉर्डन कहते हैं कि व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है और वह तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। यानी जो विकास की क्रिया है वो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाने वाली क्रिया है। दूसरे शब्दों में विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। एकीकरण से यहाँ मतलब है कि उसके जितने भी अनुभव हैं उनको एकत्रित करने की, उनको संगठित करने की प्रक्रिया है। फिर विकास की कुछ प्रमुख अर्थ आते हैं, जिनमें विकास की उन्नति करना है व्यक्ति का, उसका प्रकटीकरण करना है और व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाना है। यानी विकास व्यक्ति में उन्नति करता है, प्रकटीकरण करता है, उसका व्यवहार होता है, उसको प्रकट करने की उसमें क्षमता पैदा करता है और परिपक्वता की ओर ले जाता है। और विकास जो होता है वो केवल मात्रात्मक न होकर के व्यवहार के रूप में व्यक्त किया जाता है, वो गुणात्मक होता है। और इसका एग्जाम्पल हम सामाजिक विकास से ले सकते हैं। गेसल कहते हैं कि जो पर्यावरण होता है वो विकास के लिए वातावरण उपस्थित करता है। कोई विकास कैसे होगा इसके लिए पर्यावरण है वो उचित वातावरण उपस्थित करवाता है, जिससे व्यक्ति की क्षमताओं को प्रकट करने की ओर विकास का क्रम आगे अग्रसर होता है। फिर वृद्धि व विकास में प्रमुख अंतर आते हैं। सबसे पहला अंतर है कि वृद्धि विशिष्ट पक्ष
या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन का द्योतक है, जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है। यानी जो विकास है वो ज्यादा व्यापक है, वृद्धि एक विशिष्ट पक्ष से जुड़ा हुआ है, जबकि विकास संपूर्ण रूप से परिवर्तन होता है। फिर वृद्धि निश्चित समय तक होती है, परंतु जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि और जो विकास होता है वो क्रमिक रूप से प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में होता है और निरंतर चलता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। फिर तीसरा है अंतर की विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। अगर हमें वृद्धि दिखाई नहीं दे रही है तो भी व्यक्ति का विकास होता रहता है। कुछ जो बोनने व्यक्ति होते हैं उनमें वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाती है, पर उनका जो मानसिक विकास है वो चलता रहता है। यानी विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। चौथा अंतर है कि वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष व विकास उसके कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। वृद्धि जो होती है वो सिर्फ स्ट्रक्चर होती है, उसको दिखाती है, जबकि विकास उसके कार्य करने के तरीके, उसके व्यवहार को दर्शाता है। और कार्य के बिना संरचना का कोई महत्व नहीं है। अब जैसे अगर कहीं पर सुई का कार्य है तो वहाँ कार्यात्मक रूप से सुई की उपयोगिता है, वहाँ पर तलवार का आकार बड़ा होने के बाद भी उसका कोई भी महत्व नहीं है। हरलोक के शब्दों में कह सकते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी हरलोक कहते हैं कि जो विकास होता है उसमें व्यक्ति में नई नई योग्यताएं और नई नई जो विशेषताएं होती हैं वो प्रकट होती हैं और उनका प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा बन जाती है कि नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं की बात कौन करते हैं? हरलोक करते हैं। फिर विकास की प्रकृति के बारे में गैरिसन तथा अन्य कहते हैं कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं और इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। यानी जो विकास की प्रकृति है उससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, कुछ प्रमुख नियम हैं। अब हम उन नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नियम आता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। यानी प्रथम 3 वर्ष में जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है और उसमें आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि भाई बच्चा 6 साल का हुआ और अचानक से उसमें कुछ विकास हो गया, ऐसे नहीं होता, वो सतत रूप से चलता है। इसके बारे में स्किनर कहते हैं कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। स्किनर कहते हैं कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, जो विकास होता है वो सतत प्रक्रिया है। फिर दूसरा विकास का सिद्धांत है कि विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यानी सभी व्यक्तियों में जो विकास होता है वो अपने अपने तरीके से होता है, उनमें गति भिन्न भिन्न होती है। इसके बारे में डगलस व हॉलैंड कहते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। यानी 2 व्यक्ति अगर हैं तो उनमें विकास होने की जो क्रिया है वो उनमें व्यक्तिगत रूप से है, प्रत्येक का विकास अलग अलग गति से होता है। तीसरा विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। यानी जो भी मानव का विकास होता है उसका एक क्रम निश्चित होता है। इसमें सबसे पहला जो क्रम है वो है आपादीय, यानी सिर से पांव की ओर। सबसे पहले जो भ्रूण होता है उसमें सिर का विकास होता है, उसके बाद में उसके पैरों का विकास होता है। तो ये आपादीय नियम है। दूसरा जो नियम है वो है कि भीतर से बाहर की ओर, प्रोक्सिमो डिजिटल, यानी पहले व्यक्ति के भीतर के अंगों का विकास होता है, उसके बाद में जो बाहरी अंग होते हैं उनका विकास होता है। जैसे सबसे पहले कंधे का विकास, फिर कोहनी का विकास और बाद में जाके अंगुलियों का विकास होता है। तीसरा जो विकास का सुव्यवस्थित क्रम है वो गामक है, लोकोमोशन, यानी क्रमबद्धता से जो गतिशीलता होती है। गामक जो विकास है वो कहता है कि क्रमबद्धता से विकास होता है। जैसे सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद में घुटने टेक करके चलना और फिर खड़े होकर के चलना। यानी समय में जरूर व्यक्तियों में भिन्नता हो सकती है पर क्रम हमेशा एक होता है, तो यह गामक है। उसके बाद में चौथा जो विकास का सिद्धांत है वो है कि विकास अंतः क्रिया का परिणाम है। विकास किन किन की अंतः क्रिया का परिणाम है? तो वातावरण और वंशानुक्रम की अंतः क्रिया का परिणाम है। इसके बारे में स्किनर कहते हैं कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग
जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। यानी पहला तो स्किनर ये कहते हैं कि जो वंशानुक्रम है वो हमारे विकास की सीमाओं को निश्चित कर देता है कि यहाँ तक इस व्यक्ति का विकास हो सकता है। और जो दूसरा वातावरण है वो प्रमुख भूमिका निभाता है उसको आगे एनहांस करने में, कि जो विकास हो रहा है उसके लिए उचित वातावरण उपलब्ध होगा तो व्यक्ति का विकास ज़्यादा होगा। जैसे दूषित वातावरण होगा तो व्यक्ति या तो गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा या फिर उसका जो सामाजिक और मनोसांवेगिक विकास है वो सही ढंग से नहीं होगा। पांचवा विकास का सिद्धांत होता है कि विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित हैं। प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार से लेकर के उसके जो शारीरिक व्यवहार होते हैं वो सभी आपस में संबंधित होते हैं। अगर व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छे से होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। इसी के बारे में गैरिसन और अन्य कहते हैं कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। यानी अगर व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसके बाकी के विकास होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार अगला सिद्धांत है कि विकास एकीकृत इंटीग्रेटेड रूप में होता है। यानी पहले संपूर्ण अंग का और फिर उन अंगों को चलाना सीखता है। जैसे व्यक्ति का पहले जैसे हाथ हिलाना सीखता है, उसके बाद वो कलाई को हिलाना और लास्ट में अंगुलियों से पकड़ना सीखता है। इस प्रकार जब वह पूरे चीज़ों को चलाना सीख लेता है तो संपूर्ण रूप में इंटीग्रेटेड उन सबको साथ में ला करके काम करता है। इससे काम सरल हो जाता है। जैसे किसी वस्तु को पकड़ना है तो पहले हाथ को हिलाना बच्चा स्टार्ट करेगा, उस वस्तु तक अपना हाथ ले जाएगा, उसके बाद में उस वस्तु को पकड़ेगा और फिर उस पूरे हाथ की जो क्रियाएं होंगी उनको एकीकृत रूप में काम मिलेगा। और ये जो सामान्य से विशिष्ट के रूप में इकट्ठा करता है। यानी पहले जो क्रियाएं होंगी वो सारी सामान्य होंगी और उनके बाद उन सामान्य क्रियाओं के योग से कुछ विशिष्ट क्रियाएं होंगी। इसमें कुप्पुस्वामी कहते हैं कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर व अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। यानी जितने भी अंग हैं उन सब का एकीकरण कर लेंगे तो जितनी गतियां होंगी वो सभी सरल हो जाएंगी। फिर अगला विकास का सिद्धांत आता है कि विकास संचयी होता है। कोई परिवर्तन है वो बहुत सारे परिवर्तनों का योग होता है, उनका संचय होता है। व्यक्ति के आज जो व्यवहार है, आज जो उसका व्यवहार का विकास हुआ है वो उसके पूर्व अनुभवों का संचय है। जैसे कोई व्यक्ति फेल होता है बार बार तो उसमें अनुभव इकट्ठे होते रहते हैं और जब उसको सफलता मिलती है तो वो जो सफलता है वो पूर्व के जो अनुभव हैं उनका संचय रूप है, उनका इकट्ठा रूप है। अगला विकास का नियम आता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यानी जो व्यक्ति का व्यवहार है वो अधिक विभेदीकृत होकर के लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। यानी पहले व्यक्ति सामान्य व्यवहार करता है और उसके बाद में उसका एक जो लक्ष्य होता है उसकी ओर वह अग्रसर होता है। जैसे अगर बच्चे का वही उदाहरण हम लें कि पहले वो हाथ पैर मारता है और फिर पकड़ना सीखता है तो पहले उसका सामान्य उद्देश्य है पर बाद में उसका विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है। और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि पहले जो व्यक्ति होता है वो सभी व्यक्तियों को माँ माँ कहता है। जो बच्चा होता है वो सभी को माँ के नाम से पुकारता है पर बाद में उन सबको अलग अलग नामों से विशिष्ट नाम से पुकारने लगता है। तो ये विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर जो सिद्धांत है वो होता है। फिर अगला सिद्धांत है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति का हमें मानसिक उसकी योग्यताएं, उसकी शारीरिक योग्यताएं पता चल जाए तो आगे उसका विकास कैसे होगा, कहाँ तक वो पहुँचेगा, इसके बारे में हम पूर्व कल्पना कर सकते हैं, उसका भविष्य बता सकते हैं। अगला जो विकास का सिद्धांत है वो है बालक एवं बालिकाओं में विकास की दर में भिन्नता होती है। तो जो बालिकाएं होती हैं वो क्या होती है, बालकों से ज़्यादा जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। पर जब किशोरावस्था का अंत आता है तो जो बालक होते हैं वो बालिकाओं से आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार बालक और बालिकाओं में जो विकास की दर है वो अलग अलग होती है। अगला जो विकास का सिद्धांत आता है वो है कि विकास है वो लंबवत न होकर के वर्तुलाकार होता है। यानी स्पाइरल रूप से होता है, एक सतत प्रक्रिया के रूप में जो सीधी रेखा होती है उस तरह से नहीं होता, लंबवत रूप से नहीं चलता, वो वर्तुलाकार रूप में चलता है। यानी पहले व्यक्ति कोई ज्ञान ग्रहण करेगा फिर उस ज्ञान को स्थायी करेगा और उसके बाद में आगे के ज्ञान पर बढ़ेगा। इस प्रकार से विश्राम लेता हुआ व्यक्ति चलता रहता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता रहता है और जो अपना ज्ञान है उसको स्थायी करते हुए आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से वर्तुलाकार चलता रहता है आगे। विकास का जो अगला सिद्धांत है वो है कि विकास की आरंभिक बुनियाद है ना वो महत्वपूर्ण होती है।
अगर किसी भवन की नींव मजबूत होगी तो वो भवन भी मजबूत होगा। और यही विकास के अंदर भी होता है। अगर शुरुआती समय में उसका जो आरंभिक बुनियाद है वो अच्छे से परिपक्व होगी तो फिर बच्चे का विकास भी परिपक्व रूप से होगा। अभिवृत्ति और आदतें और जो व्यवहार होता है वो प्रारंभिक समय में जो बन जाता है, व्यक्ति का आजीवन वही रहता है, उसमें बदलाव बहुत ही मुश्किल से होते हैं। और इसके बाद में अगला है कि विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है। विकास जैसे जैसे अनुभव आएंगे वैसे वैसे परिपक्वता बढ़ेगी और जो हम ज्ञान ग्रहण करेंगे उसकी भी भूमिका होगी। अगला सिद्धांत है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है, यानी शैशवावस्था के अलग जोखिम है, बाल्यावस्था के अलग हैं और इसी प्रकार किशोरावस्था में भी अलग जोखिम होते हैं। तो उन सभी जोखिमों का हमें पता होना चाहिए जिसके माध्यम से हम उसके विकास को अच्छा बना सकें। अगला नियम है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही बालक का विकास होता है। अगर कहीं की संस्कृति उच्च है तो उस बालक में भी उच्च गुणों का विकास होगा। तो इस प्रकार से जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं वो विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो अपना ये जो चैप्टर है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में हम जो मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, उनको बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।